और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर चुनावों से जुड़ी हुई है और राजनीतिक हलचल तेज है। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिली हैं कुमारी सैलजा। जी हां, हरियाणा में वोटिंग से पहले बहुत अहम मुलाकात हुई। आज प्रचार का अंतिम दिन है। 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, मतदान होना है। हुड्डा सैलजा के बीच जो तनाव की खबरें सामने आ रही हैं, इस बीच ये मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है। बताया जा रहा था बीच में कि ये तनाव दूर हो गया है, ये जो गतिरोध है दोनों कैंप्स के बीच में ये दूर हो गया है, दोनों नेता मान गए हैं, नाराजगी दूर हो गई है, लेकिन खींचतान ऐसा लगता है अभी भी मची हुई है। कुमारी सैलजा की मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है सोनिया गांधी के साथ। और मुलाकात हुई तो क्या बात हुई, क्योंकि हरियाणा में वोटिंग है, 5 अक्टूबर को मतदान है और उससे पहले ये अहम मुलाकात है। कुमार विक्रांत और ज्यादा जानकारी के साथ हमें ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। कुमार, क्या बताया जा रहा है, मुलाकात हुई तो क्या बात हुई, क्या कुमारी सैलजा ने अपनी बात सोनिया गांधी से रखी है? मैं कुमार विक्रांत के पास जाऊंगी, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मुलाकात हुई है सोनिया गांधी से कुमारी सैलजा की। और कांग्रेस नेता की अहम मुलाकात चुनावों से एन पहले, यानी मतदान से एन पहले। आज आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का। शाम 5 बजे शोर थम जाएगा, लेकिन उससे पहले मुलाकात जो हुई है, क्या बातचीत हुई है कुमारी सैलजा की सोनिया गांधी के साथ, ये कुछ देर में हमें बताएंगे। कुमार विक्रांत हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन ये मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है। इससे पहले हमने खबरें देखी, प्रचार प्रसार नहीं कर रही थी, फिर एक मंच पर देखने को मिले हुड्डा भी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी और कुमारी सैलजा भी कांग्रेस के प्रचार को आगे बढ़ाते हुए। लेकिन जो ये खटपट की खबरें हैं या खींचतान की खबरें हैं, वो लगातार सामने आ रही हैं। यानी इन कैंप्स में एक तरह से खींचतान, गतिरोध सामने आया है और इस गतिरोध के बाद अब भी हालात ऐसे हैं कि पूरी तरह से सब कुछ ठीक नहीं है। कुमारी सैलजा का मिलना क्या कहलाता है सोनिया गांधी से एन पहले, मतदान के एन पहले ये मुलाकात अहम है। इसका असर क्या पड़ेगा और क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस खेमे में, ये सबसे बड़ा सवाल है। कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, मुलाकात हुई तो क्या बात हुई, कुमारी सैलजा की तरफ से क्या कुछ बातें रखी गई सोनिया गांधी के सामने? संपर्क एक बार फिर से टूट गया है हमारा कुमार विक्रांत से, लेकिन ये मुलाकात 30 मिनट तक चली है, आधे घंटे तक ये मुलाकात चली है, जो जानकारी मिल रही है। चुनावी प्रचार का आज आखिरी दिन है और ये मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है। इस पर और आगे अपडेट लेंगे कुमार विक्रांत से। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर बिहार से है। बिहार के मुंगेर से आ रही है। आरजेडी प्रदेश महासचिव पंकज यादव को अपराधियों ने गोली मार दी। मुंगेर में मॉर्निंग वॉक के दौरान गोली मारी गई। घायल पंकज यादव का नर्सिंग होम में इलाज चल रहा है। ये घटना सफिया सराय थाना इलाके के हवाई अड्डा मैदान की है। आज सुबह जब आरजेडी नेता पंकज यादव मॉर्निंग वॉक पर निकले तो बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। उन्हें गंभीर हालत में प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अब तक सामने नहीं आया है कि आरजेडी नेता को किसने और क्यों गोली मारी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और आपको बता दें कि मुंगेर नेशनल हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी ने इस घटना को लेकर क्या बताया है, आपको सुनवाते हैं। नियर अबाउट क्लोज द हार्ट गोली लगी हुई है, सुपरफिशली है, एक बुलेट मिला भी है और अभी स्थिति नॉर्मल है। उनका इंटरवेंशन कर लिया गया है, सब कुछ ठीक है, बीपी भी कंट्रोल है, सारा सिस्टम कंट्रोल में चल रहा है। हमको जैसे जानकारी मिली, सुने मोबाइल पर, तब आया यहाँ देखने के लिए। डॉक्टर साहब से पूछे सब चीज़, डॉक्टर साहब बोले कि नहीं, सब जो है अब खतरे से बाहर है। तो सटा के गोली मारा था, अगर दूर से मारता तो बचने की संभावना। सब लोग देखा है, 1 किलोमीटर इसको दौड़ाया भी है, तो सबको जानता है। लेकिन जब पंकज की स्थिति जब बोलने लायक हो जाएगी तब सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। पंकज यादव को गोली मारने वाले अपराधी कतई बख्शे नहीं जाएंगे। कोई किसी भी दल का नेता हो, कार्यकर्ता हो, आम जनता का सवाल हो, कानून का शासन है बिहार में। इस मामले में भी किसी भी तरह की गुंजाइश हम नहीं रहने देंगे। अपराधियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बिहार की सियासत पर जरूर असर डालेगा, क्योंकि बिहार के पूर्व मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। बहुत अहम फैसला है। 8 आरोपियों में से 2 आरोपी मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है, और जबकि पूर्व सांसद सूरज भान
और पूर्व विधायक राजन तिवारी समेत 6 लोगों को बरी कर दिया गया है। दोषियों को 15 दिन में सरेंडर करने के आदेश दिए गए हैं कोर्ट की तरफ से। और बिहार की सियासत पर असर डालने वाला ये फैसला है। 1998 में आपको बताएं, ब्रज बिहारी प्रसाद की पटना में हत्या कर दी गई थी। राबड़ी देवी सरकार में मंत्री थे ब्रज बिहारी प्रसाद। सूरज भान, मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी समेत 8 आरोपी बनाए गए। 2009 में निचली अदालत से सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 2014 में पटना हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी किया। बीजेपी की पूर्व सांसद और ब्रज बिहारी की पत्नी रमा देवी ने फैसले को चुनौती दी। ये पूरा केस हम आपको बता रहे हैं। पीयूष पांडे और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, जिन 6 आरोपी को बरी किया गया है, क्या कोर्ट ने ग्राउंड्स बताए बरी करते हुए? बिल्कुल निधि, देखिए सबूतों के अभाव में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था 8 आरोपियों को बरी करने का, उनमें से 2 आरोपी ऐसे हैं जिनमें ये स्पष्ट होता है कि उनके खिलाफ सबूत हैं, लेकिन बाकी जो 6 आरोपी हैं जिनमें सूरज भान भी हैं और लल्लन सिंह भी हैं, इसके अलावा 4 अन्य आरोपी हैं जिनके खिलाफ सबूत स्पष्ट तौर पर नहीं है और ऐसी स्थिति में सबूतों के अभाव के मद्देनजर उनको इस मामले से बरी किया जा रहा है। और जबकि 2 अन्य आरोपी जो मुन्ना शुक्ला पूर्व विधायक और इसके अलावा मंटू तिवारी, उन दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी है। इसके अलावा 15 दिन के भीतर उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा है और 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कुल मिलाकर के इस मामले में हाईकोर्ट का जो फैसला था उसमें 8 आरोपियों को बरी कर दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 2 आरोपियों को बरी नहीं करते हुए बाकी 6 के मामले में ये माना है कि सबूतों के अभाव है और ऐसी स्थिति में उन्हें सजा नहीं दी जा सकती, जबकि 2 के खिलाफ स्पष्ट तौर पर सबूत है और उनको उम्र कैद की सजा दी जाती है। कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में आंशिक तौर पर हाईकोर्ट के फैसले में बदलाव कर दिया है और उन्हें सरेंडर करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया है। जी निधि। जी, 6 आरोपियों को बरी किया गया इस केस में। आपको केस बताते शुक्रिया आपका पीयूष, जानकारी देने के लिए कि कोर्ट ने क्या कुछ कहा है फैसला सुनाते हुए। और बिहार की सियासत पर ये फैसला जरूर असर डालेगा। दरअसल 1998 में ब्रज बिहारी प्रसाद की पटना में हत्या हुई थी। राबड़ी देवी सरकार में ब्रज बिहारी प्रसाद मंत्री थे और सूरज भान, मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी समेत 8 आरोपी इस केस में बनाए गए थे। 2009 में निचली अदालत से सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा मिली। 2014 में पटना हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। वहीं बीजेपी की पूर्व सांसद और ब्रज बिहारी की पत्नी रमा देवी ने फैसले को फिर चुनौती दी। मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को एससी से उम्र कैद की सजा मिली और पूर्व सांसद सूरज भान समेत 6 आरोपी सुप्रीम कोर्ट से इस केस में बरी हो गए, जैसा कि पीयूष जानकारी दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से एक और ये खबर है कि जेल में जातिगत भेदभाव के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने ये कहा है कि 3 महीने में जेल के मैनुअल बदले जाएं। कोर्ट ने कहा है कि मौजूदा जेल मैनुअल में कई गड़बड़ियां हैं। अदालत ने कहा है कि संविधान ने समानता का अधिकार दिया है और इसीलिए कैदियों से जाति पूछने का कॉलम नहीं होना चाहिए। और ज्यादा जानकारी इसी केस से जुड़ी हुई पीयूष पांडे दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीयूष बड़ी टिप्पणी दी है, इस मामले में समानता बरती जानी चाहिए। जेल मैनुअल 3 महीने में बदले जाएं और उसमें यह कॉलम ना हो कि कैदियों की जाति पूछी जाए। बिल्कुल निधि, देखिए ये स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कह दिया है कि जो जातियां पूछी जाती हैं, जब वहां फॉर्म भरा जाता है, जेल में कैदी जब पहुंचते हैं तो उनसे जाति भी पूछी जाती है और उसी के आधार पर जो मैनुअल्स थे जेलों में उनके आधार पर काम भी बांटा गया था। तो उन सभी मैनुअलों को एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया है और ऐसा मैनुअल उत्तर प्रदेश में भी था और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है कि किसी भी तरह से जाति नहीं पूछी जानी चाहिए और इसी के बेसिस पर जो काम दिया जाता था, यानी कि जो ऐसे भी काम थे जिसमें यह माना जाता था कि अस्पृश्यता है, कोई खाना बनाएगा या किस जाति के आधार पर खाना बनाना तय किया जाएगा, ये भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले से स्पष्ट तौर पर कानून है अस्पृश्यता का। और जिस तरह के काम बांटे जाते थे साफ सफाई के, उसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये साफ कर दिया है कि इस मामले में किसी भी तरीके से जातिगत भेदभाव नहीं किया जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा गया है
कि आप 3 महीने के भीतर जो जातिगत भेदभाव वाले मैनुअल हैं उनमें बदलाव कर दें। और सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को इस मामले में निर्देश दे दिया है। केंद्र सरकार को भी सीधे तौर पर कहा है कि जो फैसले की प्रति है वो सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को प्रेषित की जाए ताकि ये बदलाव किया जा सके। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और सभी राज्य ये स्पष्ट करेंगे कि जेलों में किसी भी तरह से जातिगत भेदभाव नहीं हो। जी निधि। शुक्रिया पीयूष, आपका बड़ी खबर की जानकारी दे रहे थे। जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर कहा है वो पीयूष बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से है। नारायणा कार शोरूम में फायरिंग का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो गया है। एनकाउंटर के बाद गैंगस्टर अरमान को पकड़ा गया है। मुठभेड़ में गैंगस्टर को गोली लगी, सीसीटीवी में नजर आया था गैंगस्टर अरमान। ये वो सीसीटीवी है जो हम आपको दिखा रहे हैं। एक कार शोरूम में किस तरह से ये गोलीकांड होता है ये पूरा कैद हो गया सीसीटीवी में। आपको बता दें कि जो फायरिंग का मास्टरमाइंड है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। एनकाउंटर के बाद गैंगस्टर अरमान को पकड़ा गया और फिर ये देखिए पकड़े जाने की तस्वीरें जब गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में गैंगस्टर को गोली लगी और वो पकड़ा गया। सीसीटीवी में ये बात निकलकर सामने आई है। पहली तस्वीरें कार शोरूम में जो फायरिंग हुई, सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर में जो मास्टरमाइंड इस पूरे फायरिंग में इस घटना में सामने आया है, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी। और कार शोरूम में फायरिंग हुई, मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ, हमने आपको दिखाया। लेकिन दिल्ली से एक और बड़ी खबर है। एक खौफनाक वारदात हुई है दिल्ली में। आपको बता दें कि दिल्ली में मर्डर की वारदात हुई है। एक डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। क्लिनिक में घुसकर गोली मारी गई। इलाज कराने के बहाने हमलावर आए थे। और साउथ ईस्ट दिल्ली के जैतपुर की ये घटना है जहां पर यही वो डॉक्टर हैं जिन्हें गोली मारी गई है। क्लिनिक में अंदर घुसकर वारदात को अंजाम दिया। जो हमलावर थे वो इस तरह क्लाइंट बनकर आए थे और उसके बाद हमला बोल दिया डॉक्टर पर, गोली मार दी गई। साउथ ईस्ट दिल्ली में इनका क्लिनिक है। जैतपुर इलाके की ये घटना है। तो दो तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे आगे, लेकिन ये तस्वीर हम डॉक्टर की दिखा रहे हैं जिनकी गोली मारकर हत्या की गई है। और ये एक बहुत सनसनीखेज मामला सामने आया है। डॉक्टर क्लिनिक में काम कर रहे थे लेकिन उसी दरमियान ये हमलावर आते हैं और क्लिनिक में ही घुसकर अंदर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इलाज के बहाने ये हमलावर आए थे। और अब हम आपको दो तस्वीरें एक साथ दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर डॉक्टर की है जिसे दो नाबालिग लड़कों ने गोली मार दी। दूसरी तस्वीर उस क्लिनिक की है जहां पर डॉक्टर काम करता था। मर्डर इसी क्लिनिक में हुआ और फिर ये सनसनीखेज वारदात सामने आई। और अब पुलिस इस पूरे मामले पर छानबीन कर रही है, तफ्तीश कर रही है। लेकिन ये बहुत ज्यादा हड़कंप मचा देने वाला मामला है। और दिल्ली में डॉक्टर का कातिल कौन है, अब इसकी तफ्तीश जारी है। बीती रात 1 बजे दो लड़के क्लिनिक आए। दोनों ने पैर की पट्टी करने को कहा। दवाई लिखवाने के लिए केबिन के अंदर गए। डॉक्टर के नजदीक जाकर गोली मार दी। दोनों आरोपी मौके से उसके बाद गोली मारकर फरार हो गए। मृतक डॉक्टर का नाम जावेद अख्तर है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच कर रही है। साउथ ईस्ट दिल्ली का ये मामला है जहां जैतपुर इलाका है, वहां की घटना है। वहीं डॉक्टर का क्लिनिक था जहां पर डॉक्टर को गोली मारी गई। जहां पर ये मर्डर हुआ है वहां से हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा की आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में एक यूनानी चिकित्सक की उन्हीं के क्लिनिक में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बुधवार की रात को जावेद अख्तर नाम के डॉक्टर अपने क्लिनिक में मौजूद थे। तभी दो 16 और 17 साल के लड़के आते हैं। पहले वो अपने पैर में पट्टी बंधवाते हैं और उसके बाद दवाई लेने के लिए जावेद अख्तर के कमरे में जाते हैं और फिर उनको नजदीक से गोली मारते हैं और फरार हो जाते हैं। इस पूरे मामले में जावेद अख्तर की मौत हो गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये वो नीमा हॉस्पिटल है जहां पर जावेद अख्तर अपना अस्पताल चलाते थे। छोटा सा अस्पताल है, 3 बेड का ये नर्सिंग होम है। और जब पुलिस को खबर मिली रात में लगभग 1:45 पर कि एक शख्स की हत्या कर दी गई है, उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि जावेद अख्तर अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनका जो सिर था वो टेबल पे था, आसपास खून बह रहा था। और उसके बाद फौरन पुलिस ने उनको अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने एक दिन पहले भी यहां से अपने पैर में पट्टी कराई थी, यानी कि पुलिस को शक है कि इन लोगों ने पहले बाकायदा रेकी की और रेकी करने के बाद जावेद अख्तर का कत्ल किया है।
और रेकी करने के बाद इस मर्डर को अंजाम दिया गया और मर्डर के बाद इलाके के लोगों का क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं। 10 बजे रात में पेन हो रहा था सर में, तो फिर मेरी छोटी सिस्टर आई, छोटी सिस्टर उनसे ही दवा लिखवा के लेके गई है। हाँ 10 बजे रात में। कहीं कुछ लग रहा था, परेशान नजर आ रहे हो, कहीं कुछ नजर आ रहा है? अब वो तो मेरी छोटी सिस्टर को पता होगा, लेकिन वो बोल रही थी कि वो डर रही थी। मेरी लड़की बता रही थी कि डॉक्टर साहब थोड़ा परेशान थे, डरे से थे। हाँ डरे हाँ। क्यों, क्या कुछ ऐसा नहीं बताया? नहीं वो नहीं बताया, फोन पे बात कर रहे थे और थोड़े डरे से थे, सहमे से थे। मेरी लड़की बताई घर जाके कि डॉक्टर साहब थोड़ा सा होपलेस लग रहे थे। पता चला कि बाहर से साथी कुछ आए हुए थे, तो उनका संबंध तो पहले था, कोई जानकारी तो थी पहली, और आके ऑन द स्पॉट उन्होंने डॉक्टर साहब को पूछा और डॉक्टर साहब अपने केबिन पे बैठे तो ऑन द स्पॉट उनको गोली मार के हत्या कर। जो पता चला ना, आपसी दुश्मनी है कोई। वो जो नर्स थी उनसे कोई आपसी उनकी विवादित था, जिसमें डॉक्टर जावेद बीच में कोई मेरे ख्याल से हस्तक्षेप था या क्या था, ये पूरी जानकारी अब प्राप्त करें। पुनीत हमारे साथ इसी खबर पर, दिल्ली के डॉक्टर में जो मर्डर कांड हुआ है इस पर लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुनीत, इस पूरे मामले पर पुलिस को क्या कुछ सुराग मिला है बदमाशों के बारे में सीसीटीवी के अलावा? कातिल मरीज बनकर आए थे, पहले उन्होंने अपनी टांग का इलाज कराया, उस पर पट्टी कराई और फिर दवाई लिखवाने के बहाने वो डॉक्टर के केबिन में जाते हैं और फिर नजदीक से डॉक्टर को गोली मार देते हैं और आसानी से वहां से फरार हो जाते हैं। डॉक्टर जो कि यूनानी चिकित्सक था जावेद अख्तर, उसकी बेरहमी से उसी के क्लिनिक में हत्या की गई है। पुलिस को रात तकरीबन 1:45 पर इस हत्या की जानकारी लगी थी। पुलिस मौके पर पहुंची, जिस वक्त ये हत्या को अंजाम दिया गया उस वक्त क्लिनिक में एक नर्स और 1-2 लोग और मौजूद थे जो कि नर्सिंग होम के ही कर्मचारी थे। पुलिस उनसे भी पूछताछ कर रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि क्लिनिक के अंदर सीसीटीवी लगा हुआ था, जिसमें कातिलों के चेहरे पूरी तरीके से कैद हो गया। पुलिस इस सीसीटीवी के जरिए उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, साथ ही डॉक्टर के मोबाइल फोन से भी तमाम सुराग जुटाने की कोशिश कर रही है। क्लिनिक के अंदर जो मौजूद नर्स थी उनसे भी पूछताछ कर रही है कि आखिर क्या रंजिश हो सकती है, क्योंकि एक दिन पहले भी ये कातिल दोनों पट्टी करवाने के बहाने से क्लिनिक के अंदर गए थे। यानी कि पुलिस को शक है कि इन लोगों ने बाकायदा रेकी की थी, सभी चीज को प्लान किया गया था और फिर प्लानिंग के तहत इस मर्डर को अंजाम दिया गया है। कत्ल की वजह क्या है, इस तक पहुंचने के लिए फिलहाल पुलिस कातिल तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जी शुक्रिया पुनीत आपका जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बिहार से खबर है। बिहार के सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर बॉर्डर इलाकों में बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। जी हां, अचानक आई बाढ़ में पूरा का पूरा इलाका जलमग्न हो गया। लोगों के जो घर हैं वो डूब गए हैं। लोग इस वक्त डरे हुए हैं, दहशत में हैं और लोगों का सब सामान तक बह गया। बस गनीमत ये रही कि किसी तरह लोग अपनी जान बचाकर दूसरे इलाके में पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता कुमार कुंदन की पितौजिया गांव से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी के बीच पिथौड़िया गांव में हूं और बाढ़ की अगर बात करें तो इसका पानी अभी भी गया नहीं है। हालांकि रविवार रात की बात करें तो रविवार रात के बाद से ही यहां पे पानी का आना शुरू हुआ और जलस्तर बदस्तूर जारी है। एक बात बताएं कि कब पानी आया आप लोग के गाँव में? 4 दिन से पानी के 4 रोज से पानी है और पानी कम होने का नाम नहीं लिया, काम होने के नाम नहीं लिया। घर वर में सब इसी तरीके से पानी है, सब में पानी है। अच्छा, और किस तरह से परेशानी हुआ? जैसे अचानक पानी आया? हाँ अचानक पानी सब लोग के बाले बच्चा मिल के और कि खाली सिंघल जान लेके निकलल है घर से और अभी सारा भी कमर से ऊपर पानी है? अभी भी कमर से ऊपर पानी है। अच्छा, और उस समय जब कोई पहले से कोई ऐलान वगैरह नहीं हुआ था कि पानी आ रहा है भागिए आप लोग निकलिए? सर जे 8 बजे सुबह एकदम तूफान में पानी आ गया, ठीक है। और वैसे पानी मजाक लोग समझते हैं, ठीक है। आई करके ले लोग तूफान में जाले लोग पानी जो देखा जे हरनाकर में आ रहा है, जाले लोग गांव से निकले ताले पानी डूबा हो गया, ठीक है। जब आदमी डूबने लगा तो सामान छोड़ दिया, तब सामान छोड़ हाँ सब सामान छोड़ दिया। सिंघल खाली जान लेके निकला है। क्या हुआ था आपके साथ? मेरी लड़की यहाँ पर डूबने लगी थी। अच्छा, इतना पानी आ गया था? हाँ जी, हाँ निकलते हैं 3-4 घंटे मेरे लड़की भी पानी पी लिया था तो सामान अंदर छोड़ दिया था। अभी अंदर पानी है, अभी भी घर में होगा। घर से खुद ही सामान लेके निकल रहे हैं, प्रशासन मदद नहीं कर रहा है? कुछ नहीं मदद। अच्छा, 4 दिन हो गया? 4 दिन। अच्छा, कैसे सब डूब के सब चीज कर ले आए कोई नाव भी नहीं दिया? ना कोई नहीं दिया, कोई सहारा नहीं दिया। निकालने के लिए तो कहते हैं डीओ से बात करो। जब वो खाली कहता वार्ड नंबर कहाँ है, तुमको सब जिता दिया तो वार्ड नंबर जिता दिया कि सब दिया तब ना जीता। हाँ
नेता वेता नहीं आ रहा है? पानी नहीं देता। नेता से आया है, उसको देख के सीधे चुपे होगा व्यवस्था होगा, कुछ नहीं व्यवस्था होता है। ये जो घर है, घरों में अभी भी पानी का लेवल जो है बढ़ा हुआ है और यहाँ से बहुत मुश्किल है कि इस जगह पे यहाँ पे पहुँचना। और अगर पानी के स्तर की बात करें तो कमर से ऊपर इस पूरे इलाके में पानी है। अभी की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है और कुछ सामान्य जो सारा का सारा सामान घर में जो है एक तरीके से ख़राब हो चुका है, कुछ बचा नहीं है क्योंकि कुछ ले जाने का वक्त नहीं बचा इनके पास। और सबसे बड़ी बात है कि आज 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जिस तरह से राहत और बचाव कार्य होना चाहिए था उसकी यहाँ पे काफ़ी कमी दिख रही है। शायद यही वजह है कि लोग परेशान हैं और घर के अंदर की तस्वीर बिल्कुल भी खाली पड़ी हुई है। और ये तस्वीर TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है और बता रहा है कि कितने बुरे हालात में लोग रहने को मजबूर हैं। और ये सारे का सारा जो पूरा इलाका है वो इलाका पानी में डूब चुका है। अब इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से कह सकते हैं उम्मीद है कि चूँकि बारिश नहीं हो रही है और नेपाल में पानी भी नहीं हो रहा है, इसलिए इनको उम्मीद है कि उस तरह से अगर कम पानी हुआ उधर तो शायद चीज़ें सामान्य होंगी, लेकिन जो पानी है वो रुका हुआ है जिसके कारण अब इनकी परेशानी और पहले से ज़्यादा बढ़ रही है। और इस बीच आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के पितौजिया गांव में अभी भी 5 फीट से ऊपर पानी है। गांव वालों का आरोप है कि 4 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक प्रशासन नाव तक मुहैया नहीं करा पाया है, जिसकी वजह से गांव के लोग अपना सामान बचा नहीं पा रहे हैं और निकाल नहीं पा रहे हैं। कुमार कुंदन की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। बहुत मुश्किल से लोगों के पास समय कुछ बचा नहीं तो कुछ लोगों ने क्या किया कि अपने सामान को घर से बाहर एक तरीके से छतों के ऊपर डालने की कोशिश की और जैसे तैसे बचा उस तरीके से वहाँ से उन्होंने अपना राशन पानी वहाँ पहुँचा पाए और किसी भी तरीके से जान बचाकर बाहर निकले। ये तस्वीर इसलिए भी अहम है कि कैसे कैसे लोग निकले हैं उसकी कहानी है। आप लोग कितना कुछ सामान वगैरह बचा पाए? ऊपर देख रहे हैं छत पे कुछ राशन वगैरह। हमारा सब नहीं बचा है। अच्छा, हमारा सब तो जगह डूबा पड़ा है, उसी में डूबा पड़ा है। अपना छत पर धरा है, अपना हम लोग छत नहीं है तो हम लोग का सामान सारा हो गया है, चोट भी लग गया है। हाँ, हम लोग का छत नहीं है तो सामान वही में है। हमारा लोग हम लोग कहाँ बचा पाए, देखता है जो अंदर भी बाहर भी कहाँ लेकर आओ। हमारा घर पर भी नहीं कोई था, हम क्या करते अकेला लेडीज, तो सारा बीचे डूब गया। क्या करे, ना बर्तन निकाल पाया, ना सामान निकाल पाया, ना खाने जोगी निकाल। अभी बाढ़ आई थी आपके इलाके में? ऐसी नहीं, ऐसे बाढ़ कभी नहीं आता है। नहीं ऐसा नहीं आता, इससे कुछ दिन बहुत दिन पहले आया था। बहुत पहले आया था 2004 में। लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अगर उन्हें लगे कि पानी का आना हर बार है तो उस हिसाब से आदमी कोई तैयारी करके भी रखे। 2004 में यहाँ पे एक बाढ़ आई थी और उस बाढ़ के बाद आज तकरीबन 20 साल बाद दोबारा पानी जो इस इलाके में घुसा। शायद यही वजह है कि इस पूरे इलाके के लोगों को ये पता नहीं था कि पानी की भयावहता इतनी हो सकती है। इसकी वजह से सारे के सारे जो परिवार हैं और गरीब लोग हैं जिनके पास रहने को बड़ी मुश्किल से छत नसीब भी नहीं है, कई सारे लोगों को झोपड़ी में रहते हैं और इन लोगों की स्थिति ये है कि जो कुछ भी इनके पास बचा हुआ था वो सब कुछ जो है ख़त्म हो गया है। पानी का स्तर बढ़ रहा है, एक लेवल के बाद उधर जाने से डुबाऊ पानी है तो हम लोग वहाँ जाने से थोड़ा बच रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये स्थिति उस मरैया में सारा सामान उसी में डूब गया है। देखिए लगता है हाँ, उसमें सारा सामान वही में डूब गया है। कोई साधन निकालने के नहीं हुआ है, सिर्फ जान लेके जो ऊपर गया है, सिर्फ जान लेके। तो आदमी की जान बड़ी मुश्किल से बच पाई है यहाँ पे और स्थिति बहुत ही भयावह है। तो लोग इस वक्त भयावह स्थिति झेल रहे हैं, त्रासदी है लोगों के लिए और बाढ़ के पानी ने सब कुछ अपनी जद में ले लिया है। घर, सामान, खाना, सब कुछ। बाढ़ प्रभावित बुजुर्ग लोगों का कहना है कि वो ऐसी हालत में नहीं है कि वह घर से खाने का सामान निकाल सकें और प्रशासन से भी अब तक कोई मदद नहीं मिल पाई है। और कैसी दिक्कतों का सामना इस वक्त लोग कर रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोग कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। गाँव के स्थित लोगों की स्थिति बहुत ख़राब है। ख़राब इस मायने में है कि गाँव में अभी भी पानी है, 4 दिन हो चुके हैं। राहत की बात उनके लिए सिर्फ इतनी है कि पानी बढ़ नहीं रहा है, लेकिन पानी घट भी नहीं रहा है। बारिश का समय है, कभी भी कुछ हो सकता है। एक बात बताएं कि
कोई प्रशासन वगैरह अभी मदद कर रहा है सामान वामान कोई निकालने? मदद नहीं है, हम लोग को पल्ली सहित नहीं मिला जी। हाँ, यहाँ पर अगर जो लिख करके नाम ले दिया, हमको पल्ली भी नहीं दिया। हाँ, ये अगर ये हम लोग मोड़ रहे हैं पानी में, हमारे घर में इतना पानी है, अभी भर छाती से ऊपर पानी, भर मुँह पानी होता है। अरे घर में हम नहीं जा सकते हैं, हम बूढ़ा आदमी है, गिर जाएंगे मर जाएंगे डूब को। इसलिए हमारे 5-6 कुंटल गेहूँ है, कोठी सड़ गया उसमें। जो अगर ये गेहूँ निकालने वाला हमको कोई न दिया, पूछिए ना, हम बीमार है, अरे कोई नहीं निकाल, हमको बेटा नहीं है, हम अकेले हैं, हमको कोई न सहारा है। अब इससे बढ़ हम क्या करें, अरे कोई सहारा नहीं है। जो हमको पता भी नहीं होता है जो कौन चीज़ आता है, बात में 12 बजे रात में आता है, रात में 12 बजे कौन जाएगा देखने जहाँ क्या चीज़ आया नहीं आया, है ना। 12 बजे रात में कहता है पल्ली बात नहीं आया, हमको 1 माइल घर है वहाँ अइलंग से। अब बताइए सर, हम वहाँ से हम 12 बजे रात में थोड़ा ही आ सकते हैं, हम बूढ़ा आदमी, हम बीमार है, हमको अगर ये हम नहीं अगर ये निकल सकते, है ना। क्या दिक्कत आ रही है बाबा आप लोगों को? हमारा जगह तो दिक्कत है, देखिए घर दुहार के सब फंस गया, सब फंस गया, बर्तन वर्तन सब घर गिरे आदि हो गया। कोई अभी तक नहीं आ रहा है मदद करने? कोई नहीं आ रहा है, न मुखिया न सरपंच, दुनिया कोई नहीं आ रहा। एकदम ऐसे आगा जो वोट लेने के बेर में बाबू बाबू कहता है। जो प्रशासनिक है मदद, वो अभी तक नहीं मिल पाया उस तरीके से। प्रशासन क्या करेगा, प्रशासन वही खिचड़ी दे रहा है, चावल आलू सोयाबीन का सब्जी डाल दे रहा है, इसके अलावा पल्ली का तो जिसको बुझाया उसको दिया, जिसको नहीं बुझाया नहीं दिया, अपने मनमानी करता है। इसके अलावा कोई अथी नहीं है। गरीब अपना मजदूरी धान दूसरे खेत में काट के, गेहूँ धान जो रखे हुआ था घर में सारा दहा गया, दाल मूल रखा था सारा खत्म हो गया, अब खाने के लिए कोई सहारा नहीं है। कोई अनाउंसमेंट वगैरह पहले नहीं हुआ कि पानी आ रहा है सब? जी नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ था हम लोग का तो एक पानी आया, समझिए सुबह 6 बजे 7 बजे मालूम हुआ सर, 6-8 बजे पूरा जल प्रलय हो गया, एकदम कुछ नहीं हम लोग निकाल पाए, ऐसी स्थिति हो गया। तो ये स्थिति अभी भी जस की तस बनी हुई है और जिन लोगों पे जिम्मेवारी इस बात की है कि वो लोग मदद करेंगे, लोगों का आरोप है कि उनका कोई आता पता फिलहाल नहीं है।